तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी खंगालने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हल्दी घाटी का युद्ध। आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक युद्ध की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि हम एक ऐसे लीडर की कहानी देखेंगे जिसे बिल्कुल उसकी चरम सीमा यानी ब्रेकिंग पॉइंट तक धकेल दिया गया था और फिर कैसे उसने वापसी की। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं इस बेहद दिलचस्प और भारी भरकम उपाधि से। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टॉड ने महाराणा प्रताप को राजस्थान का लियोनिडास कहा था। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको याद है स्पार्टा के राजा लियोनिडास, जिन्होंने थर्मोपाइले में अपनी छोटी सी सेना के साथ एक विशाल साम्राज्य को रोक दिया था। बिल्कुल वही अदम्य साहस, वही ऊर्जा महाराणा प्रताप में थी। और सच कहूं तो आगे हम जो देखने वाले हैं वो इस उपाधि को पूरी तरह से सही साबित करता है। लेकिन इस कहानी की गहराई समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक माहौल और भारी दबाव को समझना होगा। जरा सोचिए, मेवाड़ के आसपास के कई राजपूत शासक अपने राज्य बचाने के लिए विशाल मुगल साम्राज्य से हाथ मिला रहे थे, सम्राट अकबर के साथ गठबंधन कर रहे थे। एक तरह से यही उस समय का चलन बन गया था। लेकिन महाराणा प्रताप, उन्होंने तय कर लिया था कि मेवाड़ की स्वतंत्रता और राजपूत गौरव से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। इस एक अकेले फैसले ने उन्हें बाकी सबसे बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। और इसी राजनीतिक टकराव का नतीजा था 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, जहां एक तरफ महाराणा प्रताप थे और दूसरी तरफ मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना। अब दिलचस्प बात क्या है पता है? इस युद्ध को आप सिर्फ हार या जीत के चश्मे से नहीं देख सकते। ये कोई एक तरफा लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी खौफनाक और अराजक अग्नि परीक्षा थी जिसने वफादारी और इंसान की सहन शक्ति को उसकी आखिरी हद तक परख लिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये अटूट वीरता का एक ऐसा प्रतीक है जो आज भी कायम है। चलिए युद्ध के मैदान की उस भयानक अफरा तफरी की कल्पना करते हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है और महाराणा प्रताप सीधे मुगलों के निशाने पर हैं। और तभी वफादारी की एक ऐसी घटना होती है जो सच में दिल को चीर कर रख देती है। झाला मान नाम के एक बेहद वफादार योद्धा ने जो किया वो अकल्पनीय था। दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने खुद महाराणा का मुकुट पहन लिया। सोचिए, ये सिर्फ कोई रणनीति नहीं थी, ये एक सैनिक का अपने राजा के लिए वो निस्वार्थ प्रेम था, जहां वो जानता था कि इस मुकुट को पहनने का मतलब है मौत, और उसने खुशी खुशी उसे गले लगा लिया। लेकिन इस युद्ध का भावनात्मक बोझ सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं था। हम कैसे भूल सकते हैं उनके सबसे वफादार साथी को, उनका वीर घोड़ा चेतक। युद्ध की उस भयानक मारकाट में चेतक के पिछले पैर में एक बेहद गंभीर चोट लग गई थी। वो बुरी तरह घायल था। लेकिन उस बेजुबान जानवर की वफादारी देखिए, दर्द से कराहते हुए भी उसने हार नहीं मानी। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले उसने वो अंतिम दर्दनाक दौड़ पूरी की और महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। सच में ऐसी वफादारी को शब्दों में बयां करना नामुमकिन सा लगता है। तो अगर आप इन सब कड़ियों को जोड़ें तो समझ आएगा कि उस भयंकर टकराव से महाराणा का जीवित बचना कोई आम बात नहीं थी। ये अकल्पनीय बलिदानों और कुछ चमत्कारी घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला थी। पहले झाला मान का वो प्राणघातक बलिदान, फिर चेतक की वो आखिरी पीड़ादायक दौड़, और फिर एक ऐसा मोड़ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उनके अपने बिछड़े हुए भाई शक्ति सिंह जो मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, ऐन मौके पर उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो अपने भाई को सुरक्षित निकलने में मदद करते हैं। मतलब हालात कितने ज्यादा जटिल और नाटकीय थे उस दिन। अब जब वो सुरक्षित निकल गए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। जरा खुद को उनकी जगह रखकर देखिए। जब कोई इंसान अपनी सेना, अपने संसाधन, अपना सबसे प्यारा घोड़ा और अपने सबसे करीबियों को खोने की कगार पर हो तो वो आगे कैसे बढ़ता है? इतनी बड़ी त्रासदी और भारी नुकसान के बाद महाराणा प्रताप ने अपना संघर्ष कैसे जारी रखा? यहीं से ये कहानी अपने सबसे अंधकारमय लेकिन सबसे ज्यादा प्रेरणादायक मोड़ की तरफ मुड़ती है। युद्ध भूमि से निकलने के बाद शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जो शायद युद्ध से भी ज्यादा भयानक था। उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अरावली की कठोर पहाड़ियों में निर्वासन चुना। जरा सोचिए, वो एकांत, वो जंगलों की खाक छानना, हर पल मौत का साया और लगातार युद्ध का तनाव। ये इस कहानी का वो भावनात्मक निचला स्तर है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है
वो सचमुच उस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गए थे जहां इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाता है। और आप जानते हैं, अक्सर जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई लगती है तो सहारा एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह से आता है। यहाँ कोई नई सेना या खजाना नहीं आया, बल्कि एक जीवन रेखा के रूप में आया सिर्फ एक पत्र। जी हाँ, अकबर के ही दरबार में मौजूद एक राजपूत कवि बीकानेर के पृथ्वीराज का लिखा एक पत्र। उस एक पत्र के शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। उसने महाराणा को उनके असली गौरव और राजपूती शान की याद दिलाई। और बस वो पत्र वो चिंगारी बन गया जिसने उन्हें उस गहरी निराशा से बाहर खींच निकाला। और फिर शुरुआत होती है शानदार वापसी की। इसका सबसे बड़ा कारण था मेवाड़ की स्थानीय भील जनजाति के साथ उनका गठबंधन। अब भीलों के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक राजा की लड़ाई नहीं थी, ये उनके अपने जंगलों, उनकी मातृभूमि की रक्षा की लड़ाई थी। युद्ध के मैदान में भीलों ने महाराणा का पूरी ताकत से साथ दिया। और सिर्फ युद्ध में ही नहीं, अरावली के जंगलों में उस मुश्किल निर्वासन के दौरान कंदमूल खोजकर, आश्रय देकर पूरी सेना को जिंदा रखने में मदद की। इन स्थानीय लोगों के अटूट समर्थन के बिना वो वापसी शायद नामुमकिन थी। और यहीं से जन्म लेती है वो कमाल की रणनीति जिसने उस पूरी हताशा को एक ताकतवर हथियार में बदल दिया। इन 3 चरणों को देखिए। पहला, भीलों के साथ मिलकर अरावली के ऊबड़ खाबड़ इलाकों की अपनी समझ का इस्तेमाल करना और सेना को फिर से खड़ा करना। दूसरा, आमने सामने लड़ने के बजाय छापामार या गोरिल्ला युद्ध और रात के हमलों की तकनीक अपनाना। और तीसरा, भारी हथियारों की जगह तेज और हल्की घुड़सवार टुकड़ियों का इस्तेमाल करना। इससे हुआ ये कि विशाल मुगल सेना को कभी संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये असल में रणनीति का एक मास्टर क्लास है। इस सब को देखते हुए कर्नल टॉड की एक और बात याद आती है जो इस पूरी गाथा का निचोड़ है। उन्होंने कहा था, अरावली में ऐसा कोई दर्रा नहीं है जो महाराणा प्रताप के किसी न किसी कार्य से पवित्र न हुआ हो। कोई शानदार जीत या अक्सर अधिक गौरवशाली हार, ये शब्द अपने आप में एक गहरा सम्मान जगाते हैं। अरावली की वो पहाड़ियाँ सिर्फ छिपने की जगह नहीं थी दोस्तों, वो उस अदम्य भावना का मंदिर बन गई थीं, जहाँ हर पत्थर उनके संघर्ष और उनकी कभी ना हार मानने वाली जिद का गवाह है। तो आखिर में ये गाथा सिर्फ इतिहास की एक किताब का चैप्टर नहीं है, ये सत्यनिष्ठा, नैतिकता और हालात के हिसाब से खुद को ढालने की एक जीवित विरासत है। ये हमें दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वो नहीं है जो सिर्फ सुख सुविधाओं में चले, बल्कि वो है जो असंभव लगने वाली बाधाओं के सामने भी सीना तान कर खड़ा रहे। तो क्या आज की इस तेजी से बदलती और चुनौतीपूर्ण दुनिया में हम अपने जीवन में ऐसा अदम्य लचीलापन नहीं ला सकते? सोच कर देखिए, क्या हम अपनी लड़ाइयों में हार मानने के बजाय एक नई रणनीति के साथ वापसी नहीं कर सकते? आज के इस विश्लेषण को हम इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं।